Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. 9th biology बेटा चैप्टर नंबर 8 हमारे पास न्यूट्रिशन। इस चैप्टर को हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने आपके पास जो डिफरेंट मिनरल्स थे या डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बेटा हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में पेज नंबर है आपके पास 142, पेज नंबर है बेटा जी 142 और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बेटा आज के लेक्चर में वो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो कॉमन वर्ड आपने सुना होगा फर्टिलाइजर, खाते हैं। तो बेटा ये सिंपली क्या होती है आपके पास, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जब सॉइल में ऐड किया जाए तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करे। ठीक है, हमें ज़्यादा जो है फूड प्रोडक्शन, ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन और ज़्यादा फ्लावर्स या डिफरेंट कलर्स के वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजर। ठीक है, दोबारा से सुने कि बेटा कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जब सॉइल में ऐड किया जाए, जब जमीन में उसको ऐड किया जाता है तो फिर क्या हो, सॉइल की जो जरखेज़ी है, उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। जब उसकी फर्टिलिटी इनहेंस हो जाएगी तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या मिलेगी, फूड, फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स। क्लियर हो गया। चलेंगे डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। सबसे पहले कि आपके पास फर्टिलाइजर्स बेसिकली होते क्या हैं। अगर फर्टिलाइजर्स की हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन करें तो बेटा वो इस तरह से कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स आर द मटेरियल्स, फर्टिलाइजर्स आर द मटेरियल्स which are added to soil to get crops with desired quality। ठीक है, कि आपके पास फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जब हम उनको सॉइल में ऐड करते हैं, किस लिए, टू गेट द क्रॉप्स विद द डिजायर्ड क्वालिटी, ताकि हम उनसे फसलों की जो ऐसी पैदावार हासिल करें जिनमें जो हम खुसूसियात चाह रहे हैं वो हों। अब खुसूसियात जो कोई भी किसान है, कोई भी फार्मर है, वो क्या चाहता है कि बेटा जो उसकी क्रॉप्स हैं उनसे वो मैक्सिमम जो यील्ड हासिल करे, मतलब जो पैदावार है किसी भी फसल से वो बहुत ज़्यादा हो, या जो फ्रूट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर हम डिजायरेबल क्वालिटीज़ की बात करें तो बेटा हमारे पास आती हैं मोर फ्रूट। ठीक है, ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन हो। इसके अलावा जी कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, मोर यील्ड। क्लियर हो गया। चलें, ये आ गया बेटा हमारे पास सिंपली फर्टिलाइजर की डेफिनेशन। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी बेटा डिफरेंट हम कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, और उस कैटेगरीज के हवाले से भी अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर बेसिकली हम देखें तो दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक हैं वो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं और जो इनऑर्गेनिक हैं वो नेचुरली जो है आपके पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलें, अब आगे आते हैं इनकी बेटा कैटेगराइजेशन पे या इनकी टाइप्स पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में बेटा हमारे पास दो तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और सेकंड है आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये किस तरह से होते हैं और जो
आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं ये अपना काम किस तरह से करते हैं, इनमें जो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं। क्लियर हो गया। चलें बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पहले यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो हम भी पहले वही करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ये आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये बेटा आपके पास नेचुरली अपनी रॉक्स मतलब जो कुदरती तौर पर आपके पास जो चट्टानें पाई जाती हैं रॉक्स ये उनमें होते हैं। इसके अलावा एलिमेंटल सल्फर की वो फॉर्म जो एलिमेंट की फॉर्म में होती है, एलिमेंट आप कहते हो ना आंसर, एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो इसके अलावा बेटा आपके पास हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं इनमें से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में से ही, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब अगर तो जो आपके पास फर्टिलाइजर हैं उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन हो, इफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ fertilizer is नाइट्रोजन, मतलब जो उसका मेजर कंपोनेंट क्या है नाइट्रोजन, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट हों, तो ऐसी जो आपके पास फर्टिलाइजर होती है उसको हम क्या कह देते हैं, नाइट्रोजनस। इफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन देन सच फर्टिलाइजर is called नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है, उसको हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का नाम देते हैं बेटा। क्लियर हो गया। ये आ गई हमारे पास कौन सी, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब बेटा ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं ये आपके पास डिसॉल्व रेडिली इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर में बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व डेली इन वाटर, मतलब पानी में बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। सो अवेलेबल टू प्लांट्स, क्लियर हो गया। चलें ये आ गया बेटा जी हमारे पास फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेटा आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं आपके पास फर्टिलाइजर्स, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिक की बात करें सबसे पहली बात इसमें आएगी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये आपके पास प्लांट और एनिमल से क्या की जाती हैं, वहां से हासिल की जाती हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म यूजेबल बाय द प्लांट, ठीक है। दे आर मोर स्टेबल, ये बेटा डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से वो फौरन से डिसॉल्व हो जाते थे वाटर में, लेकिन जो आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं दे आर मोर स्टेबल, ये बेटा ज्यादा स्टेबल हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो क्या करेंगे, टेक टाइम टू ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल बाय द प्लांट्स, स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स and take time to convert into usable forms by plants, ठीक है।
ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं और जो मोर स्टेबल है। अब आते हैं कि एग्जांपल इनकी आपके पास क्या है बेटा, दो तरह की एग्जांपल्स यहाँ पे आपके बुक में मेंशन की हुई हैं। पहली है बेटा जी मैन्योर और दूसरा है आपके पास कंपोस्ट, ठीक है। पहली है आपके पास मैन्योर और दूसरी है कंपोस्ट, ठीक है। अब ये जो मैन्योर है बेटा, ये तो आप कह सकते हो कि जानवरों का आपके पास गोबर है, वो हम एज अ फर्टिलाइजर, आपने भी देखा होगा खेतों में क्या करते हैं, उस गोबर को सुखा के फिर वो जो आप डिफरेंट फसलों में वहां पर उसको बिखेर देते हैं। कंपोस्ट बेटा आपके पास जो है ना, आप जब आपके पास जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाती हैं, डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कंपोस्ट कहलाती हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो इंक्रीज द सॉइल ड्रेनेज एरेशन। अब इनके फायदे क्या हैं, ये जो हम आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सॉइल ड्रेनेज, एरेशन एंड एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, दे इंक्रीज, क्या क्या ये इंक्रीज करते हैं आपके पास, सॉइल एरेशन, ठीक है। इसके अलावा होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, होल्डिंग कैपेसिटी of soil to hold nutrients, to hold nutrients, क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा जी ये आपके पास सॉइल ड्रेनेज को भी इंप्रूव करते हैं, सॉइल ड्रेनेज, क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं बेटा कि ये तो हमने फर्टिलाइजर, जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो उनका किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों, वो अब हम देखते हैं। ये इसी टॉपिक का एक हिस्सा है। लास्ट टाइम बेटा ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि हाउ फर्टिलाइजर्स इफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम उस वाले पार्ट को देखते हैं कि जो आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं वो किस तरह से जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग है बेटा आपके पास एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, environmental hazards related to fertilizers। अब बेटा होता क्या आपके पास, the massive quantities of inorganic fertilizers affect the soil nutrient holding capacity। पहली बात आ गई आपके पास कि जो मैसिव, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हैं, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ व्हाट, फर्टिलाइजर्स, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं आपके पास, इफेक्ट द सॉइल होल्डिंग न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। किसको इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। कि सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करेगी, मतलब मैक्सिमम उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, वो सारे के सारे बेटा जी आपके पास जो हैं वो जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो वो जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। देयर हाई सॉल्युबिलिटीज आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू द यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब अगर तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज्यादा आपके पास सॉइल में डिसॉल्व हो गए हैं, उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। किस प्रोसेस के थ्रू, ये आपसे शॉर्टकट से भी पूछा जाता है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन आपके पास क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंक्रीज इन द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। वही बात है ना, जब हम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम, क्लियर हो गया। चले इसके अलावा बेटा मजीद क्या क्या प्रॉब्लम हैं, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मे कॉज
emission of greenhouse nitrous oxide, जो पहला तो हैजर्ड आपके पास ये हो गया, ठीक है। फिर यूट्रोफिकेशन। अब थर्ड वन बेटा जो आपके पास मैंने आपको बताया वो क्या है कि emission of greenhouse gases, emission of greenhouse गैसेस, ठीक है। उनमें से जो नाइट्रोजन की वजह से जो होगी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर हो गया। अब देखें जैसे ही हम जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां से ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, एमिट होंगी, क्लियर हो गया। चलें, ठीक है। इसके बाद बेटा अमोनिया गैस में भी इमिटेड फ्रॉम द हीट। हाँ, अब जो आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इनऑर्गेनिक जो आपके पास फर्टिलाइजर हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो आपके पास अमोनिया गैस इमिट करते हैं, अमोनिया गैस वहां से क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। The extra ammonia can also increase soil acidity। अब ये जो अमोनिया है जब ये सॉइल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी या जो आपके पास फर्टिलाइजर्स की वजह से अमोनिया एमिट होगी तो जो सॉइल की एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। चलेंगे, excessive nitrogen fertilizers can lead to pest problems by increasing their, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि जहां पे अब देखें सॉइल में अगर नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन को बहुत बेनिफिशियली यूज करते हैं। वो नाइट्रोजन को यूज करते करते जो क्या करेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे और जो आपके पास क्रॉप है या जो आपके पास कोई प्लांट है, कोई ट्री है, उसको क्या करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे, क्लियर हो गया। चलें जी, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पेस्ट प्रॉब्लम, पेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ गया आपके पास पेस्ट प्रॉब्लम। अब ये पेस्ट प्रॉब्लम क्यों, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कैसे होती है पेस्ट प्रॉब्लम, इंक्रीज रिप्रोडक्शन की वजह से, वो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज रिप्रोडक्शन। फिर इसके अलावा बेटा जी फॉर दीज रीजंस अब आगे आगे रिकमेंडेशन, ये तो आ गया हमारे पास के हमारे पास जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं वो क्या हैं। अब हम इनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेटा उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल का या उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पहले मेजर करें, ठीक है, और जो एक्सेसिव जो हम यूज कर रहे हैं उसको रोक दें। चलेंगे, अब आते हैं इसकी हमारे पास जो है रिकमेंडेशन पे कि हम इससे किस तरह से जो है बच सकते हैं कि हम जितनी हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए हम उतनी ही यूज करें। तो आएगी हेडिंग आपके पास रिकमेंडेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशंस में सबसे पहली है कि फर्स्ट वी शुड मेजर, क्या हमें मेजर करना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप। हम जो भी फसल लगा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इस फसल को हमने इतने फीसद जो नाइट्रोजन देनी है, इतने फीसद सल्फर देनी है, ठीक है, ताकि हम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही उसको क्या करें, फर्टिलाइजर उसको इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। इसके अलावा जी हम सॉइल जिसमें ग्रो कर रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी मेजर करें, मेजर द सॉइल कंटेंट, मेजर द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखें पहले तो जिस जमीन में हमने कोई फर्टिलाइजर लगाना है हम उस जमीन को टेस्ट करें कि इसमें कितने फीसद नाइट्रोजन, कितने फीसद सल्फर, कितने फीसद जो दूसरे फर्टिलाइजर हैं वो मौजूद हैं। अब हम दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि जो हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल गंदम की कोई फसल है तो गंदम हमें कितनी नाइट्रोजन रिक्वायर होती है उसको पहले मेजर करें, फिर जिस सॉइल में हम लगा रहे हैं उसमें कितनी और हमें ऑलरेडी कितनी देनी पड़ेगी ताकि बेटा जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं इनसे बचा जा सके, ठीक है।
Excessive amount of organic fertilizers cause environmental problem due to nitrate leaching or runoff of the soluble organic compound। ये भी बेटा पॉइंट इसी में आएगा, छठा पॉइंट लास्ट पे आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि जो आपके पास होती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो कॉज हो जाती हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास नाइट्रेट लीचिंग क्या होता है बेटा कि आपकी जो सॉइल की जो ऊपर वाली सरफेस पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो भी सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। सो बेटा आज का ये कंप्लीट टॉपिक है आपके पास कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं, फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और बेटा इसके साथ साथ जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड हैं फर्टिलाइजर्स के हवाले से वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।